हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशल एंड आई एम सेलेक्टेड एज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बीएआरसी साइंटिफिक ऑफिसर। इस वीडियो में हम आज गेट 2012 फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। गेट का जो पेपर होता है वो सभी फिजिक्स के स्टूडेंट को ज़रूर उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि गेट और जेम के एग्ज़ाम से डायरेक्ट बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे वो बीआरसी का एग्ज़ाम हो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट 2012 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ये सब टॉपिक मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो इन सब एग्जाम्स में कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लिखा हुआ है, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सभी टॉपिक मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप पाओगे कि कुछ टॉपिक होते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पार्टीशन फंक्शन हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हो गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सो अब क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। 1 से 25 तक के क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनके बारे में पूछा हुआ है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जानने के लिए दो वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तब हम बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल 3D में 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। 2D में 2, आई कैप और जे कैप। 1D में सिर्फ एक। तो अगर हम देखें आई कैप एंड 3 आई कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं और आई कैप को 3 से गुणा करने पे ये वेक्टर आ रहा है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तब वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हमें 3 आई कैप, 2 जे कैप और आई कैप प्लस 2 जे कैप जो वेक्टर दिए हुए हैं, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि 4 के कैप आ रहा है और ये 0 नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से ये है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है कि हमें 2 यूनिफॉर्म थिन रोड्स दी हुई है, इनकी लेंथ इक्वल है L, मास है M1 और M2, ये ज्वाइन की हुई है अलोंग द लेंथ। इनका जो कंबाइंड टूल लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। तो हमें इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ये एक रोड है, इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, ये इस तरीके से कंबाइन की हुई है और हमें एक्स इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड, मतलब इस तरीके से ये एक्सिस जा रहा है, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है कोई भी जो रोड होती है उसके मिड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² डिवाइड बाई 12। अब हम इसके एंड पॉइंट से निकालना चाहें तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, आई थ्रू दिस इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट से जो निकल रहा है उसका प्लस में m इंटू जो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है L/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ml² डिवाइड बाई 12 प्लस ml² डिवाइड बाई 4, तो इसका ml² डिवाइड बाई 3 आएगा। तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है, दोनों रोड को अगर देखें तो इस रोड का भी ये एंड पॉइंट है और इस रोड का भी ये एंड पॉइंट है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनका हम सम कर देंगे। तो दोनों का m1 L² डिवाइड बाई 3 और m2 L² डिवाइड बाई 3 है, इसको सम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेस टाइम डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई दिस, और हमें पूछा हुआ है टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमें एनर्जी पूछी हुई है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी ये होती है किसके लिए, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये, इसमें हमें u इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और एवरेज पूछा हुआ है, और कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज हमें पता है कि कंप्लीट साइकिल के अंदर 1/2 होता है, तो इसमें u इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ जाएगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड है। इसमें पीक आउटपुट वोल्टेज हमें दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज पूछा हुआ है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। जो डीसी वोल्टेज होता है वो 2 इंटू पीक वोल्टेज डिवाइड बाई पाई, तो पीक वोल्टेज हमें दी हुई है 10, इसको रख देंगे तो 6.36 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल, ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर वेल का क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये पोटेंशियल दिया हुआ है 2D, मतलब ये 2D वेल है एक, इसके अंदर एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है। तो हमें पता है जो 1D वेल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h बार स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ml स्क्वेयर। L इसमें इसकी लेंथ होती है। इसमें हमें ध्यान ये देना है कि इसकी लेंथ जो है वो 2a है, -a से +a में ये फैली हुई है, तो 2a इसकी लेंथ है। तो 2D में इसकी जो एनर्जी होती है वो 2 1D का सम हो जाता है। इसमें जो nx और ny 2 स्टेट आ जाती है, और क्योंकि इसमें दोनों की L सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी। पाई स्क्वेयर एच बार स्क्वेयर 2m L की जगह 2a स्क्वेयर और nx स्क्वेयर प्लस ny स्क्वेयर, यानी कि ये 2 1D वेल है, इसका सम हो जाएगा। अब हमें nx और ny का कॉम्बिनेशन देखना है कि किन किन वैल्यूज के लिए ये ग्राउंड स्टेट किसके लिए होगी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसके लिए होगी। इसमें जो n की वैल्यूज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम देखते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होती है। तो nx ny 1 1 होगी तब ये ग्राउंड स्टेट होगी, और nx ny 1 को 2 कर दो, मतलब ये डबली डीजनरेट है, डबली डीजनरेट। तो इन दोनों स्टेट के लिए एनर्जी जो है वो सेम है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो nx और ny की ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ये ओरिजिनल जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। अभी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी हमें क्या बताती है कि वॉल्यूम कितना चेंज होता है जब हम प्रेशर को चेंज करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है 1 - V0 del V by del P at T। Isothermal compressibility explains how does the volume of substance change when pressure on it changes at a constant temperature। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम इज ए 2s हाफ स्टेट, मतलब हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई है किसके लिए, सोडियम एटम के लिए। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड में लेवल्स हमें पता है जी मान इफेक्ट शो करते हैं और वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो वो लेवल स्प्लिट होते हैं उसका फॉर्मूला होता है जी जे म्यू बी इंटू बी इंटू एम जे। यहाँ पर ये जो जी जे है ये लैंडेजी फैक्टर है, म्यू बी बोर मैग्नेटोन है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एम जे जे के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है वो है। जी जे का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई है 2s हाफ, उसको हम जनरल फॉर्म से रिलेट करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि s हाफ है, j हाफ है और l 0 है। इन सब वैल्यूज को जब हम इस जी जे के फॉर्मूले में रखेंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2। अब हम जब ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस टाइप से एनर्जी लेवल्स बनेंगे। तो एनर्जी लेवल के बीच में जो स्प्लिटिंग होती है वो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करती है, मतलब एनर्जी गैप उन लेवल के बीच में देखें कंसेक्यूटिव लेवल्स होते हैं उसमें क्या आएगा, डेल्टा ई अगर देखें तो डेल्टा एम जे की वैल्यू या तो 0 होगी या +-1 होगी। तो 0 के लिए तो ये 0 ही हो जाएगा, +-1 के लिए देखें तब जी जे म्यू बी इंटू बी, जी जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2i म्यू बी इंटू बी, तो यानी कि 2 म्यू बी इंटू बी इस एनर्जी से ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये उनमें डिफरेंस होगा जो लेवल स्प्लिट होंगे उनमें। अगला क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन।
हमें इन क्वेश्चन में डायमेंशन का पता होना चाहिए कि किस डायमेंशन से क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो फर्मी वेव वेक्टर है वो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग होता है। जैसे 3 पाई स्क्वायर एन ई टू द पावर 1/3 होता है ये 3D में, और 2 पाई एन ई का रूट होता है 2D में, और 1D में होता है पाई एन ई। इसमें हमें 3D का पूछा हुआ है तो ये हम यूज़ करेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मतलब फर्मी वेलोसिटी पूछी हुई है, तो सबसे पहले हम फर्मी एनर्जी निकालेंगे। फर्मी एनर्जी ये होगी, इसमें हम 3D फर्मी वेव वेक्टर है इसका वैल्यू रख देंगे। अब फर्मी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mvf²। तो यहाँ से देखेंगे हम vf जो है vf² kf² के प्रोपोर्शनल है, तो vf kf के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब kf हमें पता है यहाँ से कि ne टू द पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है कि उनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो पहला है जैसे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का हम क्वार्क स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि UUD इस तरीके से होता है, तो प्रोटॉन इसमें फिर से आ गया। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। फोटोन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है और न्यूट्रिनो भी, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ ए गीगर मूलर काउंटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये गीगर मूलर काउंटर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द डिटेक्टर ये इसका आंसर था। ये कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ से ये इंसिडेंट हो रही है इस ग्लास प्लेट पर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इफ देर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लास, तो रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, वो कुछ तो इसमें ट्रांसमिट कर जाएगी, कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगी, तो इसमें रिफ्लेक्टिविटी पूछी हुई है। तो रिफ्लेक्टिविटी होता है कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट की हुई है और डिवाइड बाई कितनी इंटेंसिटी इसकी टोटल आई थी। इसका फॉर्मूला होता है n1 - n2 डिवाइड बाई n1 + n2। तो n1 फ्री स्पेस का है, इसका 1 हो जाएगा, और n2 3/2 है। ये वैल्यू रखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 25 आएगी, जो कि 4% है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻15। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से ऐड की हुई है इसमें। फॉर द गिवन होल मोबिलिटी, मतलब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 10⁻15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोबिलिटी दी हुई है म्यू 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। हमें रेजिस्टिविटी पूछी हुई है, तो ये फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का, सिग्मा इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू न्यू, और जो रेजिस्टिविटी है वो 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें n ई न्यू, ई हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो इन सब की वैल्यू रखेंगे तो 3.472, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अलोंग द कार्टेशियन कंपोनेंट्स। हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, Vx + Vy का होल स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन किसका है, इक्वी पार्टीशन थ्योरम का है। इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है कि हैमिल्टोनियम में जब कोई क्वाड्रेटिक टर्म आती है तब उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है 1 डिवाइड बाई 2 kBT। तो Vx + Vy इसको हम ओपन करेंगे तो Vx² + Vy² + 2Vx इंटू Vy। अब इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है कि जब इस तरीके की एनर्जी आएगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें वेलोसिटी की एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी 1 डिवाइड बाई 2 kBT। तो Vx² की वैल्यू हमें पता चल गई। सिमिलरली Vy² भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसके लिए भी kBT डिवाइड बाई m होगी। अब Vx इंटू Vy इनका जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होता है, तो
इसमें बस ये दो टर्म स्टार्टिंग वाली ये जुड़ेगी 2 kBt डिवाइड बाई m। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला एक सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी हुई है, मतलब ये इससे कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन का, हमें जस्ट एसेंट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर एप्सिलॉन गिव्स राइज टू पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, मतलब जो सेंट्रल फोर्स मोशन होती है उसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो पैराबोला होगा उसका पाथ, या सर्कल होगा, एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा। तो उन सब का हमें याद रखना चाहिए। एप्सिलॉन जब जीरो होगा एसेंट्रिसिटी, दिस इज एसेंट्रिसिटी, ये जब जीरो होगी तो सर्कल होगा, 1 होगी तो पैराबोला होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा, और लेस देन 1 होगा तो एलिप्स होगा। हमें पूछा हुआ है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है कि एनर्जी बैंड डायग्राम हमें दिया हुआ है सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हमें पता है, इसमें डोपिंग की हुई है आर्सेनिक की। अब हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिक है वो पेंटावेलेंट है या ट्राइवेलेंट है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि ये जो सेमीकंडक्टर है डोप्ड वाला ये पी टाइप बनेगा या एन टाइप बनेगा, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप के लिए अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा, रिलीज करेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये। अब हम देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप के लिए किस प्रकार के जो फर्मी लेवल कहाँ कहाँ लाई करते हैं। एन टाइप में जो डोनर लेवल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कंडक्शन बैंड में, तो ये एनर्जी को शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में लाई करता है। उल्टा जब एक्सेप्टर आयंस होते हैं, एक्सेप्टर लेवल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से ले लेते हैं, इसलिए ये वैलेंस बैंड की तरफ लाई करता है, मतलब या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये वैलेंस बैंड में क्या देते हैं, होल जनरेट करते हैं। तो इसलिए पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास लाई करता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। अगला क्वेश्चन रमन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, हमें यह दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टोक्स लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। इसमें जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरीके का होता है कि ये रेले लाइन है, यहाँ पर स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन बनती है, तो जो पहली स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन बनती है उनका रेले लाइन से 6b का गैप होता है, और बाद में जो कंजिक्यूटिव लाइंस बनती है उनमें गैप होता है 4b का। हमें यही दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टोक्स लाइन जो है वो इतने दूर ऑब्जर्व हो रही है, हमें पता है इसका 6b की डिस्टेंस पे होगा, तो हमें इसमें रोटेशनल कांस्टेंट पूछा हुआ है b की वैल्यू, तो 6b इज इक्वल टू 12.96, तो b की वैल्यू यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट में 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये एक एनर्जी की फॉर्म दी हुई है, यहाँ से हमें इक्वेशन पूछी हुई है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। तो ये एक थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिक होता है, यहाँ से इंटरनल एनर्जी जो होता है उसका डिफरेंशियल फॉर्म आता है माइनस, मतलब ये है तो P को इसके डिफरेंशियल से और T को इसके डिफरेंशियल से करो, जहाँ V और T का डिफरेंशियल आएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना है, तो du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल यू डिवाइड बाई डेल वी। यहाँ पर u या फिर E का जो फॉर्म ये दिया हुआ है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तब हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर v की पावर 5/3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v टू द पावर 2/3 इंटू v टू द पावर 2/3 रखेंगे तो वापस से एनर्जी का फॉर्म बन जाएगा, यानी कि 2/3 e डिवाइड बाई वी। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको देखने पर ऐसे लगता है कि ये किन कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है, लेकिन जो इसमें डाटा दिए हुए हैं इनका इतना रोल नहीं है जितना हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें फर्मियोनिक सिस्टम दिया हुआ है। फर्मियोनिक सिस्टम है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब कोई भी दो क्वांटिटी है उनको गुणा कर रहे हैं,
मतलब इसमें टोटल वेव फंक्शन है वो ये स्पेस पार्ट वाला और स्पिन पार्ट वाला, मतलब टोटल साई जो है, साई इज इक्वल टू स्पेस पार्ट वाला वेव फंक्शन इनटू स्पिन पार्ट वाला वेव फंक्शन, मतलब इस ये दो क्वांटिटी हो गई। अब इस दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब हमें स्पेस पार्ट दिया हुआ है, अगर हम R1 और R2 को एक्सचेंज कर देते हैं तब हम देखते हैं कि इसके साइन में कोई, मतलब साई R1 वेक्टर कोमा R2 वेक्टर, इनको हम माइनस लिख देते हैं तो भी ये साइन चेंज नहीं करेगा। माइनस का मतलब है कि जो फाई वन के अंदर R1 है इसको R2 लिख दो, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, पार्टिकल को इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये सिमेट्रिक है अंडर पार्टिकल एक्सचेंज। तो स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि स्पिन पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अल्फा और बीटा को एक्सचेंज कर दें तो सिर्फ यही साइन चेंज करेगा। जैसे बी ऑप्शन में हम देखें तो क्या आएगा, 1/√2 अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा लिख दें तो ये क्या हो गया, 1/√2 माइनस कॉमन लेंगे, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, मतलब अल्फा बीटा को एक्सचेंज करने पर, पार्टिकल को एक्सचेंज करने पर सिर्फ यही एक माइनस साइन बाहर दे रहा है, मतलब सिर्फ यही ऑप्शन बी एंटी सिमेट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, मतलब स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। तो इनका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर पोटेंशियल से इस तरीके से रिलेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों से रिलेट करता है कि स्केलर पोटेंशियल भी और वेक्टर पोटेंशियल भी। तो यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें इससे जीरो, और ए वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप टी जेड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस जेड आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका कर्ल निकालना है जो ए वेक्टर दिया हुआ है उसका, तो बी वेक्टर की फॉर्म ये आ जाएगी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपेम्प से रिलेटेड। ओपेम्प हमें इस तरीके से दिया हुआ है और हमें आउटपुट वेव फॉर्म किस तरीके का होगा, करेस्पॉन्डिंग इनपुट, ये इनपुट है, इसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कौन सा मैच कर रहा है। तो जब भी ये वोल्टेज दी हुई होती है तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये कंपेरेटर सर्किट है। कंपेरेटर का मतलब है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर जो वोल्टेज ज़्यादा होगी तब ये प्लस सेचुरेशन वोल्ट यानी कि प्लस 10 वोल्ट दे देगा, लेकिन जब माइनस जो टर्मिनल है उस पर वोल्टेज ज़्यादा होगी प्लस वाले से तब ये माइनस 10 वोल्ट आउटपुट देगा। तो हमें जस्ट ये जो ए और बी इसके टर्मिनल है प्लस और माइनस वाले, इनके ऊपर वोल्टेज को रिलेट करना है कि कब कौन सी बड़ी हो रही है। तो ए पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के वोल्टेज निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी 1 वोल्ट, तो मतलब माइनस जो टर्मिनल है उसके ऊपर फिक्स है वोल्टेज 1 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज जो प्लस टर्मिनल पे दे रहे हैं हम, अगर वो 1 वोल्ट से कम हुई तब नेगेटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा और ये माइनस 10 वोल्ट आउटपुट देगा। लेकिन जब प्लस वाला जो इनपुट है वो 1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब प्लस वाला टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी और प्लस 10 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये इनपुट वेव फॉर्म है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट से कम है, 1 वोल्ट से कम है तब ये नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब ये जो V इनपुट है ये कौन से टर्मिनल पे है, प्लस पे, माइनस वाले पे फिक्स है 1 वोल्ट। तो माइनस जब ये प्लस वाले पे 1 से कम होगा तब ये माइनस वाले पर 1 वोल्ट फिक्स है वो ज़्यादा होगी, इसलिए आउटपुट है वो माइनस सेचुरेशन वाला होगा। और जब 1 वोल्ट से ज़्यादा होगा प्लस वाले टर्मिनल पे तब ये प्लस 10 वोल्ट आउटपुट देगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूट्रॉन से रिलेटेड कि ड्यूट्रॉन हैज ओनली वन बाउंड स्टेट विद स्पिन पेरिटी 1+। ड्यूट्रॉन की सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट होती है, वो भी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी स्पिन पेरिटी 1+ है होती है और ये 3s1 एंड 3d1 इनका कॉम्बिनेशन होता है।
ये 96% होता है और ये 4% होता है। आइसोस्पिन 0 होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इसका ये होता है। तो ये डाटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये डाटा न्यूक्लियर फोर्स आर सेम फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इन सब के लिए न्यूक्लियर फोर्स सेम रहता है। तो देयर फोर इट सजेस्ट दैट दीज फोर्सेज आर नॉट आइसोस्पिन डिपेंडेंट, मतलब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए आइसोस्पिन का न्यूक्लियर फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। स्पिन एंड क्वाड्रुपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो है। तो स्पिन डिपेंडेंस अलोंग विद टेंसर कंपोनेंट्स, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स है वो टेंसर कंपोनेंट है इसके अंदर, सेंट्रल फोर्स ये नहीं है। क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता तो सिर्फ यही ग्राउंड स्टेट होती, एस एल इज इक्वल टू जीरो वाली। मतलब क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, स्फेरिकल से कुछ डेविएशन शो कर रहा है। क्वाड्रुपोल मोमेंट ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका टेंसर कंपोनेंट है। और स्पिन डिपेंडेंसी इसमें ये इसका स्पिन जीरो नहीं है, ये शो कर रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट है। इसमें ये सब डाटा न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड न्यूट्रॉन से ही क्यों पूछा? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? सबसे छोटा न्यूक्लियाई है। इसमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। मतलब ये बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, पार्टिकल इज फाउंड टू बी स्टेबल, इस पॉइंट पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ओमेगा क्या होता है? अंडर द रूट के बाई एम, जो कि 2 पाई बाई टी होता है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम डिवाइड बाई के। और एफ इज इक्वल टू के एक्स का देखें, एफ क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के का की वैल्यू होती है डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, इसको इस x इज इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें k की वैल्यू देगा। k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 आएगा और k की जगह रखेंगे तो पाई इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन? डी बाई लो, डी बाई लो हो गया, डूलोंग पेटिट लो हो गया। ये हम जो एटम्स है उनकी वाइब्रेशन को हार्मोनिक वाइब्रेशन कंसीडर करके ही मानते हैं। ऑप्टिकल ब्रांच, अकूस्टिक ब्रांच, ये भी हम वाइब्रेशन का यूज करके और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अप्रोक्सीमेशन लेके निकालते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लेट सपोज मेटल है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो एक टाइम के बाद एक्सपेंड करना शुरू कर जाता है। तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंप्लीटली हार्मोनिक ऑसिलेटर होता, तब अगर ये इतना डेविएट होता तो ये वापस आ जाता। मतलब इसका जो दोनों तरफ, अगर ये दो एटम है, इनका ये सेंटर है, इससे जो डेविएशन है वो सेम होता है और वो वापस अट्रैक्ट कर लेता है वो फोर्स। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये जो वाइब्रेट करते हैं, ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स है, इनको वापस उसी पोजीशन में नहीं ला पाता और ये एक्सपेंड कर जाते हैं। तो इसमें जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का इस तरीके से ये लगता है। तो थर्मल एक्सपेंशन है वो हार्मोनिक वाइब्रेशन नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है थर्मल एक्सपेंशन से, वो एक्स स्क्वायर के अलावा एक्स क्यूब एक्स फोर इन पे भी डिपेंड कर जाती है, इसलिए ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर से समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन एक ट्रंकेटेड हार्मोनिक पोटेंशियल वेल हमें दिया हुआ है। हमें पूछा हुआ है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए। यहाँ वेव फंक्शन जीरो होने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन क्या बताती है कि x इज इक्वल टू जीरो पर जो भी वेव फंक्शन होंगे वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि x लेस देन जीरो पर ऑलवेज वेव फंक्शन जीरो है। इसीलिए इसमें जो n की अलाउड वैल्यूज होती है वो 1, 3, 5 यही सब होती है। नॉर्मल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सब
वैल्यूज अलाउड होती है, लेकिन ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर में n की ओनली ओड वैल्यूज ही अलाउड होती है। तो वेव फंक्शन, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल x इज इक्वल टू 0 पर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो पेरिटी है वो तभी डिफाइंड होती है जब वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो। तो पहले दो स्टेटमेंट तो करेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि पेरिटी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, पेरिटी डिफाइंड ही नहीं होगी, वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें ये ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी देखनी है। तो n प्लस हाफ एच बार ओमेगा ये होती है। अब n इज इक्वल टू 1 इसमें ग्राउंड स्टेट होगी, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 एच बार ओमेगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इज इक्वल टू 3, तो 7/2 एच बार ओमेगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो 7/2 एच बार ओमेगा है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो इसमें क्या होगा, 3 ऑफ दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन। अगर इसमें मतलब A12 हमें पता है तो हमें A21 भी पता होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर 3 इसका ऑर्डर है तो हमें 3 ऑफ डायगोनल एलिमेंट पता चल गए। लेट सपोज ABCDEFGHI। तो इनको छोड़ दें, अगर हमें ये कंपोनेंट पता चल गए B, C और F, तो D, G और H ये भी इनके इक्वल होंगे। तो 3 तो ये हो गए और 3 हो गए डायगोनल एलिमेंट। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो गए इसमें, 6। मतलब 3 ये और 3 ये, 6 जो कंपोनेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन हमें निकालना है, मतलब ये एक अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, इसमें ये पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस की गई है और हमें एनर्जी पूछी गई है कि इस पर्टर्बेशन के इंट्रोड्यूस होने के बाद टोटल जो पर्टर्ब्ड एनर्जी है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी जो डायगोनल वैल्यूज है वही इसकी आइगन वैल्यूज होगी। तो इसकी दो एनर्जी है और दोनों सेम है, 1,1। अब इसमें हम ये पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इसका सम है। इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी और इसकी जो आइगन वैल्यूज है, इन दोनों का सम टोटल पर्टर्ब्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, जो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर लेमडा इज इक्वल टू 0,2 लेमडा आएगी। तो इनको उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, मतलब जो पर्टर्ब्ड एनर्जी है वो 1,1 जो एनर्जी है उसके ऊपर ये जोड़ेंगे तब पर्टर्ब्ड एनर्जी आएगी। तो एक बार 0 जुड़ेगा तब तो वही रह जाएगी, और एक बार 2 लेमडा जुड़ेगा तब 1 + 2 लेमडा। यानी कि पर्टर्ब्ड जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी 1 + 2 डेल्टा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 20 मोलिकुलर फील्ड, मतलब ये फेरो मैग्नेटिक ट्रांजिशन, इससे रिलेटेड है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का इज इक्वल टू C/T - लेमडा इंटू सी। ये जो ग्राफ है ये 1/काई वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में है। तो 1/काई इज इक्वल टू T - लेमडा C/C। तो T/C - लेमडा। तो इस तरीके से ये इसकी जो स्लोप है, स्लोप रिप्रेजेंट्स 1/c, और ये जो नेगेटिव में कट हो रहा है ये माइनस लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेमडा इसका जो कट है 2, ये डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁴। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो लेमडा इंटू सी होता है, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। लेमडा हमने निकाल रखा है और क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें 600 केल्विन हमें गिवन है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेमडा ये वैल्यू 2 × 10⁴ डायरेक्ट आ गई, और सी इंटू लेमडा
ये टी सी होता है, यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। इसके दो तरीके होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो या तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये याद कर लें। या फिर जो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होती है उनको उनसे रिलेट करके, जैसे हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, तो डेल क्रॉस ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कर्ल निकालेंगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अब इसमें ये जो फॉर्म है इसमें ओमेगा टी वाली फॉर्म नहीं दी हुई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑप्शन पूछा हुआ है उसमें ये निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें दो में तो सी इंटू टी है, बाकी में 10 इंटू सी इंटू टी है। तो ये जो जनरल फॉर्म होती है E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के, क्योंकि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी सी होती है। v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई एफ और 2 पाई से डिवाइड करें, 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा, ओमेगा डिवाइड बाई के। ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू के होता है, क्योंकि जो प्लेन वेव है उसकी वेलोसिटी है वो सी के इक्वल होती है, तो यहाँ पे सी लिख दिया, और के हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो जनरल फॉर्म है ये के डॉट आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 IK प्लस 8 के। अब के इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ के वेक्टर इज इक्वल अंडर द रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कि 10 आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 10C, मतलब सी और डी ऑप्शन है वो नहीं हो सकते, ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इंटू टी है वो 10CT होगा। अब इसमें इस फॉर्मूले में के वेक्टर और ई वेक्टर को रखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तब हमारे पास ये फॉर्म आएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पूछी हुई है, तो या तो हम जो लेट सपोज ये मैट्रिक्स हम ए कंसीडर करें, तो ए माइनस लेमडा आई इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालें, या फिर आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज, तो इसमें ट्रेस 0 है, तो आइगन वैल्यूज को जोड़ें तो 0 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो इसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइगन वैल्यूज को जोड़ने पे 0 सिर्फ इस ऑप्शन में ही आ रहा है, बाकी में इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है इसमें, तो हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रीजन होता है उसमें कौन सी ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब हम लाइमन बामर पार्सन ये सब सीरीज हाइड्रोजन एटम की पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। गामा रे सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशन में ही होती है, हमें पता है। एक्स रे जो होती है वो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके उस लेवल में जाते हैं, तब होता है। तो ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इनर सेल इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू एक्स रे, और इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ओपेम्प से रिलेटेड है, इसमें हमें R1 डिवाइड बाई R2 निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ओपेम्प को सोल्व करना होता है वो KCL का यूज करके होता है मोस्टली। तो सबसे पहले तो हम इस प्लस वाले जो वोल्टेज होता है इसको ए और बी टर्मिनल मान के प्लस वाले पर वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करके वोल्टेज निकालेंगे। तो प्लस वाली वी बी इज इक्वल टू V2 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हमें वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके मिल गया। अब क्या होता है कि V माइनस इज इक्वल टू V प्लस होता है, ये होता है वर्चुअल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये वी बी आई वही वी ए होगी, तो ये हमें इक्वेशन ए दे दी, और हमें वी नोट आउटपुट वैल्यू दी हुई है माइनस वी नोट प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे
कि जो ए वाला नोड है इसमें केसीएल अप्लाई करेंगे। तो वी ए माइनस वी वन डिवाइड बाई आर प्लस वी ए माइनस वी नोट डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब चूंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी है, तो वी बी की जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी वो रख देते हैं। अब वी नोट की वैल्यू जो हमें गिवन है माइनस वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई 2, ये पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। इसमें R1 डिवाइड बाई R2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक जे कपलिंग से रिलेटेड है। इसमें हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2s1 3d1। इसमें जे कपलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग टर्म क्या होगी? जैसे LS कपलिंग में टर्म सिंबल क्या होता है 2s प्लस 1 LJ। इसी तरीके से जो जे कपलिंग है उसमें टर्म सिंबल ये होता है। तो हमें सबसे पहले J1 और J2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2s1 3d1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो s1 में है, एक d में है। तो s के लिए है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी? L तो 0 हो जाएगा s के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो इसके लिए J की वैल्यू हो जाएगी L माइनस एस टू L प्लस एस, जो कि हाफ ही रहेगी सिर्फ। D के केस में उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू हाफ है। तो L माइनस एस टू L प्लस एस करेंगे तो J2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारे पास J1 J2 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन गए? हाफ 3/2 एंड हाफ 5/2। अब जो J1 J2 मिल गया, J कैसे प्राप्त होगा? जैसे हम J निकालते हैं L माइनस एस टू L प्लस एस, उसी तरीके से J1 J2 से टोटल J निकलेगा J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। अगर J1 और J2 दोनों इक्वल हो जाएं, उस केस में जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए क्या होता है 2J माइनस 1, इस तरीके से घटाते जाते हैं जब तक कि नेगेटिव ना आने लग जाए। तो इसमें तो J1 और J2 दोनों केस में 1/2 3/2 और 1/2 5/2 दोनों ही अलग है। तो 1/2 3/2 के लिए J1 माइनस J2 करेंगे तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इनके लिए निकालेंगे तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये दिया हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आइडियल, मतलब ये डायोड है फॉरवर्ड बायस में, इसके लिए इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट है। करंट हमें निकालना है इस डायोड से। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ इसको मतलब मॉडिफाई करते हैं सर्किट को, तो इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। अब हम इस ए टर्मिनल पे नोडल लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा वी ए माइनस 24 डिवाइड बाई 12 वी ए डिवाइड बाई 6 वी ए माइनस 0.7 डिवाइड बाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे वी ए के लिए, तब हमारे पास वी ए की वैल्यू ये आएगी। तो इसमें यहाँ पर हमें वी ए का पता चल गया, तो इस वाले जो शाखा है इसमें करंट क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू वी ए माइनस 0.7 डिवाइड बाई 3.3, और यही करंट है वो डायोड से निकलेगी। तो इसको यूज़ करके वी ए हमने निकाल लिया माइनस डायोड की जो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 1 मिली एम्पीयर इसका करंट आ जाएगा डायोड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो इंट्रैक्शंस होती है वीक, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनसे रिलेटेड एक जो थ्योरी है वो इस तरीके से है कि चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रिनो है वो सिर्फ वीक इंट्रैक्शन से इंटरेक्ट करता है, और जो वीक इंट्रैक्शन है उसको सभी पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। इन सब का यूज़ करके ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, अदर ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट है। हमें एक रोड दी हुई है प्रॉपर लेंथ L नॉट ओरिएंटेड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये लेट सपोज वाई है, ये जेड है, ये रोड है, ये मूव कर रही है 2c/3 स्पीड से अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये स्टेबल फ्रेम हो गया। एक दूसरा ऑब्जर्वर है वो भी c/2 से मूव कर रहा है, तब हमें उस जो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में लेंथ बतानी है उस रोड की। अब इसके लिए जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग जब कोई दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में होती है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई 1 माइनस वी ए इंटू वी बी डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? एल इज इक्वल टू एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। इसके अकॉर्डिंग एल नोट क्या होगी? प्रॉपर लेंथ है
रेस्ट फ्रेम ऑफ द रोड, और v जो है वो वेलोसिटी होती है इसकी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो हमें इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इस रोड के रिस्पेक्ट में, तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। c/2 रोड की वेलोसिटी है और 2c/3 इसकी है 3 रोड की, तो इसका यूज करके जो रोड ऑब्जर्वर है इसकी c/4 हो जाएगी रोड के रिस्पेक्ट में। अब हम इसमें जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे, तब 0.97 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लेटिस पैरामीटर AC, मतलब एक क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका लेटिस पैरामीटर AC है, अंडरगोज ट्रांजिशन इनटू टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्यूबिक से ये टेट्रागोनल में जाता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू बी, वो तो है √AC, मतलब इस क्यूबिक वाले की टर्म में लिखा हुआ है, और जो CT है वो है 2AC। अब इसमें 101 जो प्लेन है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग दोनों में कितनी कितनी होगी, उनका रेशियो निकालना है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग HKL प्लेन के लिए ये होती है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए ABC ये तीनों इक्वल है, AC के इक्वल है, और 101 प्लेन है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए 10 की इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये आ जाएगी। टेट्रागोनल में देखेंगे तो A इज इक्वल टू B है, मतलब A और B तो सेम है लेकिन C अलग है, तो इन सब की वैल्यू रखेंगे और HKL की वैल्यू लिखेंगे 101, तो इसके लिए 2AC डिवाइड बाई √3 आ जाएगी। इनका दोनों का रेशियो आ जाएगा √3/8। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमें एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू दी हुई है IC डिवाइड बाई IB इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 100, और IE हमें पता है IB प्लस IC होता है, तो यहाँ से अगर IB की फॉर्म में देखें तो IE इज इक्वल टू 101 IB। हमें इनमें से कौन सा कर्व है वो सही है ये बताना है। हम सबसे पहले इसके ऊपर जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, तो 15 इज इक्वल टू 900 IC, यहाँ पर जो कलेक्टर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर बेस करंट फ्लो होगी, यहाँ पर एमीटर करंट फ्लो होगी, तो 900 IC प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VC होगा प्लस 100 IE। लेकिन हमें ये कर्व नहीं पूछा हुआ, हमें IC वर्सेस VCE का कर्व पूछा हुआ है, तो इसको रिलेट करने के लिए IC और IE को हमें इनपुट जो टर्मिनल है इसके ऊपर भी KVL लगानी पड़ेगी, उसका अप्लाई करने पर ये आ जाएगा। IE और IC यहाँ से रिलेट हो जाएगी, और IC की वैल्यू बीटा IB रखेंगे तो 13 मिली एम्पियर आएगी, तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसमें ये 13 मिली एम्पियर है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें कंसिडर ए सिस्टम हुज 3 एनर्जी लेवल्स आर 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन ये लेवल्स हैं, और जो द एनर्जी लेवल एप्सिलॉन 2 फोल्ड डिजनरेट है, मतलब बाकी की डिजनरेसी 1 है, जो एप्सिलॉन एनर्जी वाला है उसका 2 फोल्ड डिजनरेट है। इसका पार्टीशन फंक्शन हमें पूछा हुआ है, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ डिजनरेसी e टू द पावर माइनस बीटा एनर्जी ऑफ दैट लेवल। तो अलग अलग ये 3 टर्म बनेगी, पहले वाले के लिए डिजनरेसी 1 है, एनर्जी 0 है, दूसरे के लिए डिजनरेसी 2 है, एनर्जी E है, इसके लिए डिजनरेसी 1 है, एनर्जी 2E है। इन सबको रखेंगे तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ई का स्क्वायर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, मतलब बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें हमें E1 दिया हुआ है कि 2 एप्सिलॉन 1 ये सब वैल्यूज दी हुई है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, मतलब मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है और मीडियम 2 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में निकालना है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है कि D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, एंड E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, और D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, जो कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E, ये सब रिलेशन होते हैं। अब चूंकि इसमें सिग्मा फ्री 0 है, मीडियम जो इंटरफेस या बाउंड्री के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, तब D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसमें ये Z इज इक्वल टू 0 है,
जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन कौन सा होता है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? जेड केप वाला या फिर के केप वाला। और पैरेलल कंपोनेंट जो मैंने ये पैरेलल लिखे हुए हैं, ये क्या है? पैरेलल टू दी सरफेस। पैरेलल कंपोनेंट कौन से होंगे? आई केप प्लस जे केप वाले, एक्स वाई कंपोनेंट वाले। तो मतलब E1 का अगर देखें तो 2i केप माइनस 3j केप है, तो दूसरे वाले में भी ये 2i केप माइनस 3j केप ही होगा। तो अगर दूसरे मीडियम में पैरेलल कंपोनेंट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो 2i केप माइनस 3j केप ही होगा। हमें जस्ट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना है। अब ये इस तरीके से होगा। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है वो किस तरीके से रिलेट होती है, वो हमें दी हुई है। एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 5। एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 2। मतलब ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू में दी हुई है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू ई। तो एप्सिलॉन नोट तो एप्सिलॉन नोट ही रह जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें सेकंड मीडियम में 5 दी हुई है, तो फर्स्ट मीडियम में 2 दी हुई है। तो यहाँ से जो ई टू परपेंडिकुलर आ गया 2 के। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सेम है और परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। अब डी क्या होता है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू ई, और सेकंड वाले में एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो बस 5 एप्सिलॉन नोट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें 100 हाइड्रोजन एटम के लिए ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है आर स्क्वेयर और मॉडुलस जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वेयर। तो आर इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही होनी चाहिए। तो आर इज इक्वल टू जीरो पे इसमें नहीं हो रही जीरो, इसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि एनर्जी गैप बिटवीन, हमें ऑक्सीजन 15, 16, 17 की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है न्यूक्लियाई की। एनर्जी गैप बिटवीन 1p हाफ एंड 1d 5/2 न्यूट्रॉन सेल्स। अब जो न्यूट्रॉन सेल का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है? 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, इस तरीके से होता है। तो इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन 8 इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें 7 हो जाएंगे। तो जब 7 न्यूट्रॉन को हम इसमें फिल करेंगे, 2 4 1, ये 1/2 स्टेट है, इसमें भी 1/2 स्टेट है, 17 में 5/2 है। तो मतलब 5/2 स्टेट, 1p हाफ जो स्टेट है वो किस में है? ऑक्सीजन 16 में है। और 1d 5/2 स्टेट किस में है? 17 में है। और इनके बीच में हमें एनर्जी गैप निकालना है 5/2 एंड p हाफ में, मतलब 1p हाफ और 1d 5/2 में। तो 1p हाफ कब बनेगा? जब ऑक्सीजन 15 में एक न्यूट्रॉन जुड़ेगा और ऑक्सीजन 16 जुड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1p हाफ क्या हो जाएगी? इस ऑक्सीजन 16 की बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑक्सीजन 15 की, इसका गैप ही आ जाएगा। तो 1p हाफ में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ये है। सिमिलरली 1d हाफ में क्या होगी? ऑक्सीजन 17 की और 16 की एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी माइनस करेंगे तब ये 4.14 आएगा। तो 1p हाफ एंड 1d 5/2, इनके बीच में एनर्जी का गैप क्या आ जाएगा? ये तो है 5/2 में, मतलब 1d 5/2 में एनर्जी, और ये है 1p हाफ में, इन दोनों का गैप। तो 15.66 माइनस 4.14, 11.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्जन का। तो लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन जब हम कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, जो हैमिल्टोनियन होता है वो फंक्शन होता है क्यू पी एंड टी का, लैग्रेंजियन होता है क्यू क्यू डॉट और टी का। तो जस्ट क्यू डॉट को पी से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास लैग्रेंजियन गिवन है, इसमें पी थीटा इज इक्वल होता है डेल एल बाई डेल थीटा डॉट और पी फाई, मतलब ये सब रिलेशन निकाल के हम थीटा डॉट और फाई डॉट, ये जो क्यू डॉट वाली टर्म है इनको मोमेंटम के, इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम के टर्म में लिख लेंगे। फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो पी थीटा के लिए लिखेंगे, फिर पी फाई के लिए लिखेंगे, फिर ये लैग्रेंजियन लिख देंगे। अब इसमें जहाँ पर भी थीटा डॉट और फाई डॉट है वहाँ इन टर्म को रिप्लेस कर देते हैं, तब हमारे पास हैमिल्टोनियन की टर्म आ जाएगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक फोर्स दिया हुआ है
एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन हमें पूछा हुआ है, तो या तो हम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के डिटेल में इसको सोल्व करें, या फिर इसमें एफ वेक्टर डॉट डेल वेक्टर है तो जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में बदलने वाली ये फॉर्म होती है। तो इसमें जस्ट हमें पता होना चाहिए कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसकी वैल्यू क्या होती है। तो डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर बी वेक्टर प्लस इस तरीके से ये चार टर्म इसमें आती है। मतलब ये जो फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी दो वेक्टर का, उसका कर्ल क्या होता है, इसके लिए ये चार टर्म्स होती है। इनको सोल्व करके बी कैप ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि बी वेक्टर है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डेल वेक्टर लेंगे वो जीरो आ जाएगा। और आर वेक्टर का बी वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और एरिया हमें इसका पता है ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, आर 1 है तो इसके लिए माइनस 2πb नॉट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालना है हमें, इसमें एफ जेड डी जेड, तो रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलती है, 2πi आयोटा इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। रेसिड्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, तो e टू द पावर 1 बाई जेड है इसमें एफ जेड। इसको जब टेलर एक्सपेंशन से करेंगे तो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब रेसिड्यू ऑफ e टू द पावर 1 बाई जेड क्या है, 1, तो इसलिए 2πi आयोटा इंटू 1, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है पैरामैग्नेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n स्पिन ऑफ पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल है n, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फाउंड दैट n/2 स्पिन्स आर, मतलब n स्पिन ऑफ पार्टिकल थे, उनमें से n/2 पार्टिकल स्पिन अप मतलब उससे अलाइन पैरेलल हो गए, और n/2 जो एंटी डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हो गए। इस स्टेटिस्टिकल जो सिस्टम है इसका एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू के बी इंटू एल एन इंटू ओमेगा, एस इक्वल टू के बी इंटू एल एन इंटू ओमेगा। ओमेगा होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो जब n टोटल पार्टिकल्स है इनको n1 और n2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएगी ये इस तरीके से होगी। अब आधे पार्टिकल है तो n1 n2 n/2 है, तो मतलब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इस के बी एल एन ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है हमें, और चूंकि पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से आगे सोल्व करेंगे, जो क्या बोलती है जब n की वैल्यू लार्ज हो तब एल एन ऑफ n फैक्टोरियल क्या हो जाता है, एन एल एन लॉग n माइनस n। इसको जब सोल्व करेंगे तो पहली टर्म ये आएगी, दोनों टर्म नेक्स्ट वाली सेम है, इनको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n के बी एल एन 2, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट हमें निकालना है। फंडामेंटल स्पेक्ट्रम लाइंस और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनका जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी का वो 1.96 है, और इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस वेव नंबर पे आ रही है। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है वाइब्रेशनल लेवल्स का किसके लिए, एन हार्मोनिक वाइब्रेशनल ऑसिलेटर के लिए ये होता है, न्यू इसमें वेव नंबर है, मतलब जो वाइब्रेशनल लेवल है उसका नंबर है 0 1 2 3, इस प्रकार से 0 1 2 इनके लिए इसमें जब वैल्यू रखेंगे तब ये इसके लेवल्स आ जाएंगे 0 1 और 2 वाइब्रेशनल लेवल्स। फंडामेंटल बैंड क्या होता है, जब 1 और 0 से ट्रांसफर, मतलब 1 से 0 में ट्रांसफर होता है तब इसको माइनस करेंगे, तो फंडामेंटल जो बैंड है उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई का आएगी। और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, जब 2 से 0 में जाए तो इसको और इसको माइनस करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वेव नंबर आ जाएगी। इन दोनों का रेशियो में 1.96 दिया हुआ है, तो ओमेगा ई इसमें कट जाएगा, काई ई के लिए सॉल्व करेंगे तो 0.02 एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, इसमें हमें एवरेज स्पीड दी हुई है और हमें मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी हुई है। तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि 3D 2D 1D इनमें स्पीड्स कौन कौन सी क्या क्या होती है। जैसे अगर RMS स्पीड देखें तो 3D में होती है 3 kBt/m, इसमें होती है 2 kBt/m, इसमें होता है kBt/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखें
तो 3D में होता है 2 kBt बाई एम, 2D में होता है kBt बाई एम, इसमें होता है 0। इसी तरीके से एवरेज स्पीड अगर देखें 3D में होता है 8 kBt बाई पाई एम, 5 kBt बाई 2m, इसमें होता है 0। ये हमें याद रखनी चाहिए। 3 डायमेंशन के लिए यूज़ करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, ये एवरेज स्पीड में दी हुई है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है 2 kBt बाई एम। अब हम जो भी मोस्ट प्रोबेबल और RMS स्पीड है इनको रिलेट करेंगे एवरेज स्पीड से, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड गिवन है। तो इनका रेशियो निकालेंगे एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का। तो मोस्ट प्रोबेबल डिवाइड बाई एवरेज आएगा √π/2। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को क्या करेंगे, √π/2 को जो एवरेज स्पीड हमें 400 दी हुई है उससे गुणा कर देंगे, 355 आएगी। सिमिलरली RMS और एवरेज का रेशियो निकालेंगे तो √3π/8 आएगा। तो RMS स्पीड क्या हो जाएगा, √3π/8 इंटू 400, तो RMS स्पीड भी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमें एनर्जी पूछी हुई है। तो एनर्जी के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। H psi इज इक्वल टू E psi। हैमिल्टोनियन क्या होता है, -h² डिवाइड बाई 2m del 2 बाई del x स्क्वेयर प्लस v। अब फ्री पार्टिकल है तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जस्ट जो वेव फंक्शन दिया हुआ है उसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो h² k² डिवाइड बाई 2m इंटू साई आ जाएगा, जो कि E psi के इक्वल है। तो h² k² डिवाइड बाई 2m साई इज इक्वल टू ई साई करेंगे तो साई से साई कैंसिल होकर एनर्जी की वैल्यू हमारे पास h² k² डिवाइड बाई 2m, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रियल पार्ट, रियल पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमेशा 0 रहती है। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है। इसको जब और मॉडिफाई करते हैं तब आता है J इज इक्वल टू h बार डिवाइड बाई m इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार डेल साई। तो हम इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए इमेजिनरी पार्ट का होना जरूरी है। तो इसमें जो रियल पार्ट का पूछा हुआ है तो 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 डायमेंशनल मोनो एटॉमिक क्रिस्टल के लिए हमें डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है। पहला, ग्रुप वेलोसिटी एट बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। तो एक तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच से ही सोल्व हो जाता है कि जो बाउंड्री होती है ब्रिलॉइन जोन की वहां पर ब्रेक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और रिफ्लेक्शन शो करता है। तो रिफ्लेक्शन होगा, लेट सपोज ये बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पार्टिकल गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ग्रुप वेलोसिटी है वो बाउंड्री पे 0 होती है। अदरवाइज इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ब्रिलॉइन जोन बाउंड्री के लिए k की वैल्यू क्या होती है n π/a, और फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन बाउंड्री के लिए प्लस माइनस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस माइनस π/a, और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है d⍵/dt। तो इसको हम जो कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू π/a रखेंगे तो cos π/2 की फॉर्म बन जाएगी। cos π/2 0 होता है। अगला क्वेश्चन उसी डाटा का यूज करके हमें बताना है कि फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। तो जो 1D मोनोएटॉमिक लैटिस होता है उसका जनरल जो डिस्पर्सन रिलेशन होता है ये 4c/m रूट होता है sin kA/2। यहाँ पर c है वो फोर्स कांस्टेंट है। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाला फैक्टर a के इक्वल रखेंगे। तो a इज इक्वल टू 4c/m, यहाँ से c की वैल्यू ma² डिवाइड बाई 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब इस तरीके से दिया हुआ है कि ये प्लस चार्ज है, ये न्यूक्लियस है। इसके आउटसाइड हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि प्लस और माइनस का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमें पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एक गैप बन जाएगा, माइनस प्लस, लेट सपोज इस तरीके का एक गैप बन गया। तो हमें पूछा हुआ है कि ये सेपरेशन कितना है दोनों चार्ज के बीच में। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो ये एक डाइपोल बन गया। हमें हाइड्रोजन एटम की रेडियस का पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kp डिवाइड बाई डी क्यूब। kp डिवाइड बाई, यहाँ पे d इज इक्वल टू a यूज करेंगे हम रेडियस के लिए, तो kp डिवाइड बाई a क्यूब। और p डाइपोल मोमेंट क्या होता है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट सपोज ये सेपरेशन d है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
4πε0 ए क्यूब इंटू ई डिवाइड बाई क्यू। ये सब वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए की और क्यू की, ये सब वैल्यू में दी हुई है, ये सब रखेंगे तो जो सेपरेशन आएगा वो 2.6 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। अगला सेम डाटा का यूज़ करके हमें पोलराइजेबिलिटी बतानी है। P इज इक्वल टू एल्फा इंटू ई होता है, एल्फा यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू बतानी है। और P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने 52 नंबर क्वेश्चन में निकाला हुआ है, चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, तो ये सब वैल्यू रख के हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 1.4 इंटू 10⁻41 आएगी। अगला क्वेश्चन हमें लेग्रेंजियन निकालना है इस सिस्टम का यूज़ करके। लेग्रेंजियन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन। ये हमें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, ये इसके पाथ की इक्वेशन दी हुई है, ये जो पैराबोला है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 2D में 1/2m x डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस mg/y, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर है तो y डॉट हमने निकाल लिया, तो x डॉट स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, y डॉट की वैल्यू हम रखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वेयर रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास लैग्रेंजियन की ये फॉर्म आ गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन में सेम डाटा का यूज़ करके लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। अब लैग्रेंजियन हमने निकाला हुआ है। लैग्रेंज इक्वेशन होती है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब लैग्रेंजियन की वैल्यू इसमें रखेंगे, पहले एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से आ जाएगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। Thank you for your time. Keep watching.